हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने जो यूनिट 1 स्टार्ट की थी यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसका आज ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने रिसर्च की मीनिंग के बारे में पढ़ा था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि रिसर्च क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हमें पढ़ना ज़रूरी है और ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसीलिए हम इसे 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर कुल मिला के हमारे 12 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं डिटेल में, तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से कि हमें ये पता चलता है कि जो हमारा रिसर्च हो वो हमेशा अनबायस्ड हो और इम्पार्शियल हो। मतलब हमारी जो अपने बिलीफ सिस्टम है, सोच है, या किसी एक सोच में हम बिलीव करते हैं, उन सब चीज़ों का हमारी रिसर्च के ऊपर असर ना पड़े। डेटा जैसा है हम उसे अनबायस्ड तरीके से उसी तरीके से देख पाएँ। अगर हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है तो इंश्योर करती है कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो पर्सनल ओपिनियंस या फीलिंग्स या प्रीजुडिसेस से इन्फ्लुएंस नहीं हुई होंगी। तो रिसर्चर्स को ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। और कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। मेथड्स और प्रोसीजर्स जो यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। अब क्या है, जो रिसर्च प्रोसेस आप कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन रखिए, किस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी बनी रहे। थर्ड है अवॉइडिंग बायस। अब अपने पर्सनल जो आपके बायसेस हैं उसके प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं रिसर्च के वक्त, और उनका इम्पैक्ट कम से कम हो, उसको ध्यान में रख के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। चौथा है हमारा ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर मेजरेबल टर्म्स में समझाइए ताकि हर कोई समझ सके उसी तरीके से, ठीक है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे गॉड है, रिलीजन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। रिलीजन का भी मतलब जो होता है वो हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट है कॉन्सेप्ट। तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट हैं तो उसको क्लियर और मेजरेबल टर्म्स में बिल्कुल क्लियर कट करके समझाइए ताकि सब कोई जो आप सोच रहे हो उसी तरीके से सोच पाए। पांचवा है हमारा ट्रायंगुलेशन। अब क्या है कि अपने रिसर्च के लिए आप डिफरेंट मेथड, सोर्सेज और रिसर्चर्स की जो फाइंडिंग्स है ना, वहाँ से आप वेरीफाई करिए ताकि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो सके। सिक्स्थ है हमारा पीयर रिव्यू। इन्वॉल्व एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स टू रिव्यू रिसर्च फाइंडिंग बिफोर पब्लिकेशन टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल बायसेस। बाहरी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करिए अपने रिसर्च में पब्लिकेशन के पहले, ताकि वो आपके जो फाइंडिंग्स हैं उस पर अपना रिव्यू दे सकें, और अगर आप कोई बायसनेस आपके है रिसर्च में तो वो सामने आ सके। सेवेंथ है हमारा डेटा वैलिडेशन। अब इंश्योर करिए कि आपका जो डेटा है वो रिलायबल यूज़ किया है आपने, एक्यूरेट है और एरर्स फ्री है, जिससे ओवरऑल आपकी जो स्टडी की ऑब्जेक्टिविटी है वो मेंटेन रह सके। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी हमने कर लिया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा जो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब किसी के ऊपर हम डिपेंड हो सकें, तो रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो डिपेंडेबल हो, कंसिस्टेंट हो, ये हमारा रिलायबिलिटी होती है। इसको हम वेरीफिएबिलिटी भी कहते हैं। रिलायबल रिसर्च जो होती है वो इंश्योर करती है कि फाइंडिंग्स जो है वो कंसिस्टेंट रहेंगी अक्रॉस डिफरेंट मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर हम सेम चीज़ की मेजरमेंट अलग अलग तरीके से लेते हैं या अलग अलग सिचुएशंस में उसको अप्लाई करते हैं तब भी कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स ही आएँ, तो इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। अब रिलायबिलिटी के 3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब गेट सिमिलर रिजल्ट व्हेन रिपीटिंग द सेम मेजरमेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल्स। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो अब इन्हीं लोगों पे अगर दोबारा वो एक्सपेरिमेंट दोहराया जाए तो सेम आपको रिजल्ट देखने को मिले, ये नहीं कि डिफ़र हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर मॉनिटर गिव्स कंसिस्टेंट रीडिंग्स फॉर अ पेशेंट ब्लड प्रेशर ओवर मल्टीपल मेजरमेंट। दूसरा हमारा होमोजेनिटी। गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट इवन व्हेन डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू मेजर द सेम थिंग। मतलब किसी एक चीज़ को आप मेजर कर रहे हो
ठीक है, कि मान लिया एंटार्क्टिक में कितनी ठंड पड़ रही है, तो अगर आप इसी चीज़ को अलग अलग मेथड से आप स्टडी करोगे तब भी आपको सेम चीज़ निकल कर आए सामने। जैसे कि बेकरी के पास एक डिजिटल स्केल है और एक मैनुअल स्केल है, तो दोनों से ही आटे का जो एक बैच है आटे का, उसका जो वेट है वो सेम आए। तीसरा हमारा इक्विवेलेंस। डिफरेंट रिसर्चर्स गेट सिमिलर रिजल्ट व्हेन यूजिंग द सेम मेजर। मतलब एक ही चीज़ को अगर डिफरेंट रिसर्चर्स भी मेजर कर रहे हैं तब भी सेम हमें रिजल्ट देखने को मिले। जैसे कि 2 डिफरेंट पोलस्टर्स यूजिंग द सेम सर्वे क्वेश्चंस गेट सिमिलर रिजल्ट व्हेन मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन अ पॉलिटिकल इशू। ठीक है, ये हो गए हमारे रिलायबिलिटी के क्राइटेरिया। अब हमारी रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स के कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ क्लासिफाई किया गया है रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स को, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर ओवर टाइम। मतलब it involves administering the same test or measure to same group of participants on 2 or more occasions and then calculating the correlation between the scores। हम सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं और उनके ऊपर अलग अलग टाइम पीरियड में हम सेम टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मतलब स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन क्या आ रहा है, तो ये हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। दूसरा है हमारा इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। Inter-rater reliability estimates the consistency of a measure across different raters or observers. It involves having 2 or more raters score or evaluate the same set of participants or data and then calculating the correlation between the scores. इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक मेजरमेंट का हम डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के ऊपर जो है वो असर देखते हैं कि क्या आ रहा होता है, या फिर क्या करते हैं, फिर से उन्हीं पार्टिसिपेंट सेम सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेते हैं लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम स्कोर करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि आपस में क्या आ रहा है टेस्ट। ये हो गया हमारा इंटर रेटर रिलायबिलिटी। रेटर क्या है, डिफरेंट रेटर्स या ऑब्जर्वर्स। उसके बाद इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर विद इन इटसेल्फ। It involves calculating correlation between different items or subscales within a measure and then calculating an overall reliability coefficient। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें डिफरेंट आइटम्स ले रहे हैं हम स्कोर करने के लिए, तो उन डिफरेंट आइटम्स को हम अलग अलग जो है पहले रेट करते हैं, अलग अलग मतलब जैसे किसी इंडिविजुअल पे हम एक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं जिस टेस्ट में कई सारे मेजर हैं अलग अलग, तो इस इंडिविजुअल के ऊपर इन अलग अलग चीज़ों का हम मेजरमेंट ले लेते हैं, फिर आपस में स्कोर्स को कैलकुलेट करके ओवरऑल रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हम देखते हैं कि मेजर जो हमने लिया है उसके अंदर कितनी रिलायबिलिटी आ रही है। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म्स और वर्जन्स ऑफ द सेम टेस्ट और मेजर। अगर हमने सेम टेस्ट लिया है तो इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, कंसिस्टेंसी आ रही है कि नहीं। मतलब जैसे कि सेम टेस्ट है लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अब आप सेम टेस्ट को अलग अलग जगहों पे अप्लाई कर रहे हो तो ये देखा जाएगा कि तब भी ये टेस्ट जो है वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। It involves administering 2 or more equivalent forms of a test or measure to the same group of participants and then calculating the correlation between the scores। सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन इनके ऊपर हम एक ही टेस्ट के कई सारे रूप जो है वो अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि इसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम तय करते हैं कि इन दोनों टेस्ट में कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी है कि नहीं। फिर है हमारा स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। Split half reliability estimates by dividing a questionnaire into 2 parts and comparing result to ensure consistency। इसका एग्जाम्पल क्या है, split a 20 question personality test into 2 groups of 10 questions each and compare scores to see if they align। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक टेस्ट है, मान लिया क्वेश्चनायर है, उसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लिया 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन,
में हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद इन 10 क्वेश्चंस को जो है 2 ग्रुप्स के ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, उसको हमने 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया और हर एक ग्रुप में 2 ग्रुप ले लिया। 10-10 क्वेश्चन हमने टेस्ट करके देखा, फिर कंपेयर किया कि स्कोर्स जो हैं वो अलाइन कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हमारा आता है ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी कंपेयर्स रिजल्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ क्वेश्चनायर और टेस्ट गिवन टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने 2 तरीके के मैथ्स के टेस्ट बनाए, प्रॉब्लम सिमिलर रही, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल और टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहे, लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है, डेटा डिफरेंट है। अब हम सेम ग्रुप के ऊपर ये अप्लाई करके देखेंगे कि सेम टेस्ट अगर सेम ग्रुप ऑफ लोगों को दिया गया तो वो सेम स्कोर कर रहे हैं या नहीं। फिर हमारी रिसर्च करते वक्त कुछ एरर होते हैं, इसको ब्रॉडली 2 टर्म्स में डिफाइन किया गया है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम बायस भी कहते हैं। ये एक कंसिस्टेंट टाइप का एरर है और रिपीटेबल एरर है, जो कि क्यों होता है, जब हमारी रिसर्च की डिज़ाइन या मेथड में कोई फ्लॉ होता है। ये जो एरर अगर होगा तो ये सारे ही जो ऑब्जर्वेशन हैं पूरे सैम्पल के, उन सबको अफेक्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल में सैम्पलिंग बायस, इंस्ट्रूमेंटेशन बायस, डेटा एनालिसिस बायस, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम चांस एरर कहते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल है और वेरिएबल है, मतलब वेरी करता है, और ये कभी कभी चांस की वजह से या हम जो चीज़ें हमने सोची नहीं होती हैं उन चीज़ों की वजह से ये एरर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेजरमेंट एरर, डेटा एंट्री एरर और पार्टिसिपेंट वेरिएबिलिटी। थर्ड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या बताता है, एक्सटेंड टू विच रिसर्च मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। मतलब रिसर्च जो है, जो मेजर करना चाह रहा था वो मेजर कर पाया है कि नहीं, और करा है तो किस एक्सटेंट तक किया है। वैलिड है अगर रिसर्च तो वो इंश्योर करता है कि फाइंडिंग्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द फिनोमिनन बीइंग स्टडीड। मतलब जो हम जिस चीज़ की हम स्टडी करना चाहते थे वो एक्चुअली में हम कर पाए हैं। अब वैलिडिटी भी रिसर्च में अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है हमारी इंटरनल वैलिडिटी। Internal validity refers to the extent to which a study establishes a causal relationship between the independent and dependent variable। मतलब किस हद तक जो स्टडी है उसने कॉज वाला रिलेशनशिप जो है वो स्थापित किया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। और ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आया था UGC नेट जून 2023 के एग्ज़ाम में, कि ऐसी कौन सी वैलिडिटी है जो कि कॉजल रिलेशनशिप फॉर्म करती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के। तो आंसर था हमारा इंटरनल वैलिडिटी। इट इंश्योर दैट रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स आर फ्री फ्रॉम बायसेस एंड एरर्स दैट कुड अफेक्ट द फाइंडिंग। इसका एग्जाम्पल है, इन अ स्टडी एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट मैथ स्कोर, इंटरनल वैलिडिटी is high if the researcher controls for other factors that could influence scores such as student prior knowledge, class size and teacher experience। मतलब अगर कोई न्यू टीचिंग मेथड है उसका इफ़ेक्ट स्टूडेंट्स के मैथ्स के स्कोर्स पे कैसा पड़ रहा है, तो इस टेस्ट की इंटरनल वैलिडिटी तब हाई होगी जब रिसर्चर कंट्रोल कर पाए अदर फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं स्टडी को। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। This allows the researcher to confidently attribute any changes in the math scores to the new teaching method। अब अगर बाहरी सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया है टीचर ने, तब वो पता लगा पाएगा कि उसकी न्यू टीचिंग मेथड का एक्चुअली में मैथ स्कोर्स पे क्या असर पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ स्टडीज फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर पॉपुलेशन सेटिंग्स और कंटेक्स्ट। सिंपल है, ये वैलिडिटी क्या होती है, आपने रिसर्च की फाइंडिंग की है तो उस फाइंडिंग को हम डिफरेंट पॉपुलेशंस के ऊपर, डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर और कंटेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो वो बताएगा कि हम जो स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा भी रिसर्च की फाइंडिंग रेलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि रिसर्च की फाइंडिंग जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सिचुएशंस में रेलेवेंट होंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। Suppose a study investigate the effectiveness of a stress reduction program for hospital nurses।
If the study has high external validity, its finding can be expected to apply to nurses in other hospitals, cities or countries, making the program a potentially valuable tool for reducing stress among healthcare professionals worldwide. मतलब कोई स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम है वो हम टेस्ट कर रहे हैं किसी एक हॉस्पिटल की नर्सेस के ऊपर. अब अगर इस टेस्ट की हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी है तो हम सेम जो टेस्ट के जो फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं उसको हम दुनिया में, चाहे देश में, पूरे अलग अलग शहरों में, हर कहीं जो मौजूद हैं हॉस्पिटल्स, वहाँ की नर्सेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तीसरी होती है हमारी फेस वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ मेजर अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. मतलब कि कोई स्टडी हो रही है, कोई मेजर है जो क्लेम कर रहा है कि हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, तो वो फाइंड आउट कर पा रहा है कि नहीं, ये फेस वैलिडिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गिवन अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इट कंटेन्स क्वेश्चंस अबाउट योर इमोशनल टेंडेंसी, सोशल इंटरेक्शन एंड बिहेवियरल preferences, the test has face validity because it appears to measure personality traits. है ना. अब कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन है जो कि आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करने वाला है, तो उस फेस वैलिडिटी मतलब आपको दिख क्या रहा है उसमें. क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, फिर आपके इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल से रिलेटेड जो इंटरेक्शंस आपको हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि इसकी फेस वैलिडिटी भी है. अब अगर उसमें क्वेश्चन डाल दिया या कुछ अलग टाइप का, मैथ से रिलेटेड कुछ अलग दे दिया गया, तब आप कहेंगे कि इस जो टेस्ट है इसकी फेस वैलिडिटी नहीं है. चौथा होता है हमारा कंटेंट वैलिडिटी. कंटेंट वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ मेजर कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग मेजर्ड. मतलब कोई कॉन्सेप्ट हम जिसको मेजर कर रहे हैं उसके सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं कि नहीं. An example of content validity in action would be a driving school creating a written test to assess students' knowledge of road safety rule. अब किसी ड्राइविंग स्कूल में आप गए हो, वो रिटन टेस्ट एक डेवलप कर रहा है जिससे वो स्टूडेंट्स की जानकारी को समझ पाए कि उसको रोड सेफ्टी के रूल्स जो होते हैं उसके बारे में पता है कि नहीं. अब अगर टेस्ट को कंटेंट वैलिडिटी हमें क्रिएट करनी है तो उसमें क्वेश्चन जो हैं वो वेरियस एस्पेक्ट जो हैं रोड सेफ्टी के सब में से लेने पड़ेंगे. जैसे ट्रैफिक साइन भी लेना पड़ेगा, राइट ऑफ वे रूल, स्पीड लिमिट, सेफ ड्राइविंग, सब कुछ लेना पड़ेगा. अगर इस टेस्ट में सिर्फ सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस के बारे में ही क्वेश्चन होंगे, ट्रैफिक साइन के बारे में नहीं होंगे या कम होंगे, तो उसकी कंटेंट वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा, क्योंकि ये रोड सेफ्टी रूल्स के सारे ही फैक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है. पांचवी होती है हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. Construct validity refers to whether a measure accurately measures the theoretical concept or construct. सिंपल है कि वेदर जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो आप फाइंड कर रहे हो, वो जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है उस चीज़ का, वो जो है वो फाइंड कर रहा है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ रिसर्चर डेवलप्स अ टेस्ट टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस. If the test scores correlate with other established measures of emotional intelligence, such as ability to recognize facial expression and empathize with others, but do not correlate with unrelated concepts like mathematical ability, then the test has constructive validity. मतलब कि अगर आपने टेस्ट लिया है कोई इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हर चीज़ अगर उसमें से निकल कर आ रही है और अनरिलेटेड उससे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब इंक्लूड नहीं है, तो उस टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है कि उस कॉन्सेप्ट को, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको एक्यूरेटली मेजर कर रहा है. फिर हमारी आ जाती है क्राइटेरियन वैलिडिटी. क्राइटेरियन वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ मेजर प्रिडिक्ट्स और कोरिलेट्स विद अ स्पेसिफिक आउटकम और क्राइटेरियन दैट इट इज़ सपोज टू असेस. क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई आपने मेजर लिया है, कोई फाइंडिंग कर रहे हैं, अब जो आपको असेस करना था वही चीज़ निकल कर सामने आ रही है, तो मतलब कि क्राइटेरियन वैलिडिटी है. सपोज करिए कंपनी है विच डेवलप्स अ न्यू असेसमेंट टूल टू प्रिडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस फॉर सेल्स पोजीशन. To check its criterion validity, researchers compared the scores from new assessment tool with the actual sales performance of employees over a certain period. If the scores from assessment tool closely match the employee sale performance,
then the tool demonstrates good criterion validity. This means it effectively predicts or correlates with job performance as it is intended to. अब इसमें क्या है कि जैसे मान लिया क्राइटेरियन वैलिडिटी ना हम थोड़े लंबे समय के लिए टेस्ट करते हैं. जैसे आपने कुछ न्यू टेस्ट बनाया है जॉब परफॉर्मेंस का सेल्स पोजीशन के लिए, तो उसमें क्या आपने टेस्ट तो बना दिया और उस टेस्ट से स्कोर भी निकल कर आ गए. फिर आप देखेंगे कि कुछ दिनों में एक्चुअल जो सेल्स हो रही है वो उस अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं जैसा आपने टेस्ट किया है, जो आपने न्यू टेस्ट डेवलप किया है. अगर दोनों सेम मैच होते हैं तो मतलब आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है टेस्ट का या मेजर का वो अच्छा है. अब क्राइटेरियन वैलिडिटी के 3 टाइप होते हैं, प्रिडिक्टिव, कंकरेंट और पोस्टडिक्टिव. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ मेजर प्रिडिक्ट्स फ्यूचर आउटकम्स और बिहेवियर्स. मतलब कोई मेजर आपने बनाया है वो फ्यूचर आउटकम जो होने वाला है उसको करेक्टली प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ जॉब एप्टीट्यूड टेस्ट इज सेट टू हैव अ हाई प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, इट मीन द स्कोर्स ऑन दिस टेस्ट शुड बी गुड प्रिडिक्टर्स ऑफ एम्प्लॉई फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस. मतलब आप कोई कंपनी है उसने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा टेस्ट बनाते हैं जब हम किसी को अपने यहाँ एम्प्लॉय करें उसी समय उसका हम टेस्ट ले लें और उससे पता लगा लें कि ये एम्प्लॉय आगे चल के इसकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी होगी. If employee who score high on the aptitude test generally excel in their role and meet performance expectation, then the test has strong predictive validity. अब आपने जो शुरुआत में उस कंपनी ने टेस्ट लिया, अगर आगे चल के वो बंदा उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी उस टेस्ट की काफ़ी अच्छी थी. Concurrent validity. Concurrent validity refers to whether a measure correlates with another measure that it is known to be valid at the same point in time. मतलब आपने कोई टेस्ट बनाया है, ऐसा मेजर बनाया है, वो मेजर कोरिलेट कर रहा है, मतलब सिमिलर है एक अदर मेजर से जो अभी प्रेजेंट है इसी टाइम में, तो उसकी कंकरेंट वैलिडिटी है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी डेवलप्स अ न्यू पर्सनालिटी असेसमेंट टूल फॉर एम्प्लॉई रिक्रूटमेंट. अब किसी कंपनी ने फिर से कोई न्यू पर्सनालिटी असेसमेंट टूल बनाया है. अब उसकी कंकरेंट वैलिडिटी है कि नहीं ये जानने के लिए कंपनी क्या करेगी, न्यू टूल से टेस्ट तो लेगी एम्प्लॉयज़ का, साथ ही साथ जो पहले से इस्टेब्लिश पर्सनालिटी टेस्ट हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट है, ये भी उन इंडिविजुअल्स को देगी. और रिज़ल्ट अगर दोनों के अलाइन कर रहे हैं तो क्या होगा कि न्यू टूल की भी अच्छी कंकरेंट वैलिडिटी है. पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू वेदर अ मेजर को रिलेट्स विद अ पास्ट आउटकम और बिहेवियर. मतलब आपने जो मेजर किया है उसका पास्ट आउटकम जो आया हुआ है या बिहेवियर आपने देखा है उससे कुछ रिलेशन है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अ साइकोलॉजिस्ट डेवलप अ टेस्ट टू मेजर अग्रेसिव टेंडेंसीज. To assess post-dictive validity, the psychologists correlate test score with past incidents of aggressive behavior, such as fights or verbal altercations. If the test scores are strongly correlated with past aggressive behavior, the test has strong post-dictive validity, indicating it can accurately explain or account for past behavior. मतलब इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या टेस्ट कर रहे हैं? अग्रेसिव टेंडेंसीज को टेस्ट कर रहे हैं. तो अगर जो अब टेस्ट में जो सामने आ रहा है वो पास्ट बिहेवियर जो अग्रेसिवनेस से रिलेटेड था, जैसे कि फाइट्स हो रही हैं, वर्बल ऑल्टरकेशन हो रहा है, उसके साथ कुछ उसका संबंध बन रहा है पास्ट के बिहेवियर से, तो उस टेस्ट की स्ट्रॉन्ग पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी है. कंक्लूजन वैलिडिटी. इट रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द स्टडी रिजल्ट बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड. मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर जो स्टडी है उसके रिज़ल्ट को हम देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी फाइंड्स दैट अ न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर. कंक्लूजन वैलिडिटी इंश्योर्स द रिजल्ट इज रिलायबल कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक पार्टिसिपेंट डेमोग्राफिक्स एंड मेजरमेंट टूल. जैसे एक स्टडी फाइंड किया है कि एक्सरसाइज प्रोग्राम एक न्यू है जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है. तो अब इस टेस्ट को हम डेटा जो ले रहे हैं वो ऐसा लेंगे
ध्यान में रखें कि पार्टिसिपेंट हमने किन को इंक्लूड किया है, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, सब अच्छे से देखेंगे ताकि जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी आए। फिर होती है हमारी इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। अब हमने कोई फाइंडिंग की है, उसको हम रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई कर सकें तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन कॉग्निटिव फंक्शन इज कंडक्टेड इन अ सिम्युलेटेड ऑफिस एनवायरनमेंट। अब नॉइस पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कॉग्निटिव फंक्शन पे, ये हमने ऑफिस के इन्वायरमेंट में चेक कर लिया है सिम्युलेटेड करके। उसके बाद इकोलॉजिकल वैलिडिटी असेस करती है कि वेदर इस फाइंडिंग को हम रियल वर्ल्ड ऑफिस सेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हमारी आती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी इस्टेब्लिश्ड व्हेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द सेम कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट। कन्वर्जेंट वैलिडिटी तब इस्टेब्लिश होती है जब हम किसी सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग मेथड से चेक करके देखें और सिमिलर रिजल्ट हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर स्टडिंग एंजाइटी लेवल इन स्टूडेंट यूज बोथ साइकोलॉजिकल मेजर्स एंड सेल्फ रिपोर्ट सर्वेज। जैसे एंजाइटी लेवल चेक करना है तो पहले तो साइकोलॉजिकल मेजर आपने चेक कर लिया, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब चेक कर लिया, और सेल्फ रिपोर्ट करने को भी कहा पार्टिसिपेंट से कि खुद से रिपोर्ट करो कि आपको क्या क्या चीज़ें महसूस हो रही है। इफ़ स्टूडेंट्स विथ हाई एंजाइटी लेवल्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल मेजर ऑल्सो रिपोर्ट हाई एंजाइटी लेवल ऑन द सर्वेज, इट डिमॉन्स्ट्रेट द हाई कन्वर्जेंट वैलिडिटी। मतलब आपने जो टेस्ट किया है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मेजर करके, अगर वो सेम आ रहा है जो बच्चों ने अपने उस टेस्ट सर्वेज के जो टेस्ट थे उसमें भी वही चीज़ बताई है, तो टेस्ट की कन्वर्जेंट वैलिडिटी हाई होती है। दिस कंसिस्टेंसी सजेस्ट दैट बोथ मेथड इफेक्टिवली कैप्चर द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी, इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। तो आज हमने वैलिडिटी तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फिर एक्यूरेसी से। थैंक यू।